हेलो बच्चों। आज हम बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर से कंटिन्यूएशन में है, तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लीसरीन एंड केरोसिन। ये चार मीडियम दिए हुए हैं वाटर जिनमें से लाइट पास होगी। इन विच ऑफ दीज मीडिया, मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ मीडियम को मीडिया कहते हैं। इन विच ऑफ दीज मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिकली एट सेम एंगल, मतलब चारों में से रे इंसिडेंट लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट फॉल कर रही है चारों मीडियम पे अलग अलग पर सेम एंगल पे, तो किस में ज्यादा बेंड होगी, किस में ज्यादा बेंड होगी। तो आपको मालूम है बच्चों, अगर आप एक थिन स्लैब का, आपको रे डायग्राम अगर याद है, थिन स्लैब का रे डायग्राम आपको इसमें दिमाग में रखना है। सो थिन स्लैब का रे डायग्राम कैसा है बच्चों, ये कोई स्लैब है ना, ये कोई स्लैब है। स्लैब तो ग्लास का है, पर वही हम दिमाग में रखेंगे इन मीडियम्स के लिए भी। जो मीडियम दिए हुए हैं कैरोसिन, तो हम उसकी जगह पे मान लेंगे कैरोसिन है या वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, जो भी है। सो बच्चों ये कोई इंसिडेंट रे अगर फॉल करती है तो ये एक नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर आकर, ये ओ पॉइंट पर आकर इंसिडेंट रे क्या कर जाती है, सीधी नहीं जाती है, बेंड कर जाती है। अगर ये एयर है और ये मीडियम ग्लास है तो क्या करती है, बेंड करती है। बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल होता है, डिपेंड करता है ये दोनों मीडियम कौन कौन से हैं। तो इस केस में बेंड करती है इधर टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये एंगल आई होता है और ये वाला छोटा सा एंगल, ये एंगल आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमको मालूम है क्या, हमको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना बच्चों, साइन आई तो सबके लिए सेम है, तो इसमें क्या है, आई, एंगल आई इज सेम फॉर ऑल, ये हमको बताया गया। तो इसका मतलब है आर हमको बताना है, तो किसमें बेंड करेगी, तो बेंड करेगी, ज्यादा बेंड करने का मतलब क्या, आर क्या होगा, आर आर क्या होगा, आर आई से या तो बहुत कम होगा, आर से आई से कम होगा, या आर आई से ज्यादा होगा। तो बेंड का मीनिंग क्या है, अगर सीधी चली जाए तो आई इज इक्वल टू आर हो जाए तो सीधी चलेगी। तो बेंड का मीनिंग क्या है बच्चों, तो आप ये चीज देखो, बेंड मीन्स क्या, मीन आइदर एंगल आई, एंगल आर सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, या एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, तो बेंड होती है ना। तो बेंड होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो ये क्या है, आर इज लेस देन आई, मतलब इसका मतलब क्या है, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल हमने एक ड्रॉ किया ना, परपेंडिकुलर लाइन टू द स्लैब, तो ये नॉर्मल होता है बेंड टू, और एंगल ये अगर होगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं जस्ट आपको साथ में बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपकी क्लैरिटी के लिए। अब बच्चों आई सेम है, तो आर किस पे डिपेंड करेगा, तो आर डिपेंड करेगा, एंगल आर किस पे डिपेंड करेगा, एंगल आर विल डिपेंड
ऑन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है ना। एंगल आर किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तो आर क्या होना चाहिए, आर या तो बहुत छोटा हो, आई से बहुत छोटा हो, या आर आई से बहुत ज्यादा हो, तभी वो बेंड करेगा। अब ये जो मीडियम दिए हुए हैं, 4 मीडियम, इन सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.39, 1.33। तो इन सब मीडियम में क्या है, आर जो है स्मॉल है। इन ऑल मीडियम्स में, इन सब मीडियम में क्या है, म्यू 1 से ज्यादा है ना। म्यू 1 से ज्यादा का मतलब क्या है कि आर जो है आई से स्मॉल है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल वाला केस है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस म्यू इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल मीडिया, so in all the cases, in all the 4 केस है ना यहाँ पे, in all the 4 cases refracted ray they will bend towards the normal। अब ये नहीं करेगी, अब ये करेगी तो वो क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ भी अगर लिख दूं तो यहाँ पे क्या है, ये केस होगा कब, तो म्यू फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और इस केस में क्या होगा, म्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि आई और आर से पे डिपेंड करता है। ओके, सो बच्चों किस में ज्यादा बेंड होगी, तो अब इस केस में जिसका आर जितना छोटा होगा, सो तो हमारे इसमें क्या होगा, ये सब आपको तो मल्टीपल चॉइस है, एक आंसर देना है समझ के, पर उस समझने के पीछे ये सब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। तो आर इन सब में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is minimum in case of glycerin as the medium। क्यों, since क्योंकि since refractive index of glycerin since its refractive index is maximum then maximum या is more, maximum नहीं लिखते, is more than the other three medium, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख भी दिया वहां पे, देन दी अदर थ्री मीडिया। अदर थ्री मीडिया से मीडिया लिखो, या मीडियम्स जनरली नहीं लिखते हैं, मीडियम का प्लूरल मीडियम्स होता है, मीडियम्स नहीं लिखते, मीडिया लिख देते हैं प्लूरल। ओके, तो ये हो गया बच्चों, आंसर क्या है आपके इसमें, आंसर इज डी। आंसर क्या है आपका, ग्लिसरीन।
तो इस केस में सबसे ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन सिंपल है 16। ये रे डायग्राम कुछ दिया हुआ है, ये आपका एक रे डायग्राम है। देखो एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, चलो मैं लिख देता हूँ दोबारा आपके क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा से। ये क्या है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। 3 से पास हो रही है ना, सी एफ एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, एरो दिया हुआ है ना इस पे, ये एरो का मतलब है इंसिडेंट रे। एरो यहाँ नहीं दिया हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो सिर्फ इस पर दिया हुआ है, तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये कौन सा मिरर है, ये मिरर भी दोबारा लिख देते हैं। क्या मिरर है बच्चों, ये है कॉनकेव मिरर, लिखा भी हुआ है, ओके। मिरर तो उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये कोई कॉनकेव मिरर, ओके। अब बता रहा है, पूछ रहा है कौन सा इनमें से, ये कोई केस है तो 4 डायग्राम ए बी सी डी में से कौन सा वाला ठीक है। देखो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होती है, विल पास थ्रू फोकस। ये वाली, ये जो है फर्स्ट केस ए फिगर में बिटवीन पी एंड एफ हो रही है, फोकस से नहीं हो रही है। देखो एफ से, सेकंड में बी फिगर में 2f से हो रही है, ये भी गलत है, तो ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है। सी में जैसे गई वैसे रिटर्न आ रही है, देखो इधर से इंसिडेंट गई, यहीं से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है, क्यों, क्योंकि पास होके फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्ट हो गए फोकस से, तो डी इज दी आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 17, which of the following ray diagram is correct। अब ये कैसा लेंस है, यहाँ नहीं दिया हुआ लेंस का नाम, ठीक है, तो हमको मालूम है, नहीं मालूम तो हम लिख देते हैं, वेरी सिंपल। तो लेंस का नाम है, लेंस को हम लिख देते हैं, तो लेंस कौन सा बच्चों, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। देखो मिरर नहीं है, मिरर के पीछे पॉलिश होता है, इसमें दोनों साइड में स्फेरिकल सरफेस है ना, दोनों साइड स्फेरिकल, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें कैसी लाइट है, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या हो रही है, पास थ्रू, इंसिडेंट रे ये कहां से पास हो रही है, इट इज पासिंग थ्रू फोकस, एफ से पास हो रही है। अब बताओ ये फोकस से पास होकर जब लेंस पर जाएगी, तो लेंस से रिफ्रैक्शन होकर, रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगी, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या होता है, दिस इज, यहाँ पे क्या हुआ, या जो ठीक डायग्राम है यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर में क्या होता है, फिर दोबारा दोबारा, ताकि आपको हर एंगल से समझ आए, ये पॉइंट क्या है, दिस इज, इसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो इसमें ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्ट हुआ ना यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, ठीक है। अब ये रे पास, फोकस से पास हुई है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, इट विल गो पैरेलल टू, इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाले फिगर ठीक है, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ग्राउंड, ये ऐसे वापस नहीं जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट तो पास तो होती है। और अगली फिगर क्या है, ये सीधी की सीधी भी नहीं जाएगी, ये भी गलत। तो हमारा आंसर इज ए, इट विल गेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पास रिफ्रैक्शन है,
एट दी बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके बच्चों, सो ये तो हो गया आपका 17th। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है बच्चों? अच्छा, 18th क्वेश्चन क्या है? ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। मैजिक मिरर आपने देखे होंगे, फेयर में जाओ, कहीं जाओ तो कई मॉल में कहीं कहीं पड़े रहते हैं, अलग अलग शेप दिखती है, उनके सामने खड़े हो जाओ तो, है ना, वो मैजिक मिरर्स हैं। कहीं साइंस लैब उसमें जाओगे, म्यूजियम में, साइंस सेंटर में, वहाँ भी बहुत तरह के मिरर्स होते हैं। साइंस सेंटर में जाया करो, कभी एक आध बार जरूर जाओ। साइंस सेंटर में जाने से आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो आप पढ़ते हो ना, उनसे रिलेटेड आपको ज़्यादा समझ आएंगे वहाँ जो मॉडल्स पड़े होते हैं। तो अब कहीं जो है इन फ्रंट ऑफ कोई मैजिक मिरर साइंस सेंटर में है, तो बच्चा वहाँ खड़ा है उसके सामने, वो क्या देखता है कि उसका सिर जो है, हेड इज बिगर, उस बच्ची का, लड़की है तो उसका हर हेड बिगर, सिर बहुत बड़ा दिख रहा है। मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी वो सेम साइज, जैसी उसकी बॉडी है वैसी ही दिख रही है, और लेग जो है छोटी दिख रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक ही मिरर में सब दिखेगा? नो, इसका मतलब उसमें अलग अलग मिरर हैं। तो पूछ रहे हैं कौन से हैं। तो जब सेम साइज दिख रहा है मिडल में, तो इसका मतलब मिडल में तो प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर में हर पोजीशन पे कहीं भी खड़े रहो सेम साइज होता है। मिरर में जो है किसी एक आध पोजीशन पे सेम साइज आएगा, पर प्लेन मिरर पे कहीं भी खड़े हो गए तो आपको सेम साइज दिखेगा। तो तो आंसर इन दो में से, ये सेंटर में ये दो प्लेन मिरर है। अब सी है या डी है, हमको ये देखना है। अब बच्चों ऊपर क्या है, बड़ा सिर दिख रहा है। आप कहीं भी खड़े रहो और आपको बड़ा सिर दिखे, वो कब होता है, किस केस में होता है बच्चों? आप कहीं भी खड़े हो आपको बड़ा दिख रहा है, और आप कहीं भी खड़े हो आपको छोटा दिख रहा है। तो कहीं भी खड़े रहो आपको छोटा दिखता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो आपका आंसर है सी। बाकी अब रे डायग्राम में देख लो कि कौन सा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा होगा। तो सी इज द आंसर, सबसे ऊपर कॉन्केव, देन प्लेन, देन ओके। अब क्या है बच्चों, 19th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी। कब इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो उसकी इमेज किस केस में डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनेगी? तो बच्चों हर केस में बनती है। तो डी इज द आंसर, कॉन्वेक्स। आप देख, डायग्राम देख लो, रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब में इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगी, है ना, और डिमिनिश्ड बनेगी। तो विल बी हाईली डिम, तो एंड पॉइंट साइज, ठीक है ना। और बनती कहाँ है? सब में बनती है एट फोकस। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज ए स्फेरिकल मिरर और लेंस इन फॉलोइंग केस। अभी कुछ केसेस है, इनमें बताना है कि डिवाइस जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है, लेंस है। व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ईच केस, हर केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको रे डायग्राम दिमाग में रखने हैं, आपको रे डायग्राम रखने हैं। ओके, इमेज कैसी बननी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन डिवाइस, कोई डिवाइस है, मिरर है, लेंस है, जो भी है, एंड इट्स फोकस। द इमेज फॉर्म इज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड इट। इमेज कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है और एनलार्ज बन रही है। तो क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, आपको रे डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को रे डायग्राम याद ना हो, तो बार बार देखने से आपको क्या है, रे डायग्राम याद हो जाएंगे। तो मैं आपको रे डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ। तो सब एक बार ओपन कर लेते हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स,
अब बच्चों देखो, अब क्या ऑब्जेक्टिव डिवाइस एंड इट्स फोकस। अब देखो डिवाइस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फॉर्म्ड इज कैसी है, एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। तो देखो किस केस में बनती है। अब तो एक तो बच्चों ये केस है फोकस पे, और एक ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर है, तो इसमें तो बिहाइंड कुछ नहीं है, इमेज इधर ही बन रही है। ओके, तो बिहाइंड तो जनरली मिरर में बनती है। एक ये है बिटवीन फोकस एंड डिवाइस, पोल, पोल एंड फोकस के बीच में है ना ये। तो कैसी बनी, एनलार्ज एंड बिहाइंड इट बनी ना कॉन्केव मिरर में। अब देखो लेंथ में तो ऐसा कुछ नहीं होता, और इसमें भी इमेज कैसी बनती है, इसमें स्मॉल बनती है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज छोटी बनी है, तो हमें तो लार्ज है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ये वाला एफ फिगर वाला, मतलब कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा कॉन्केव मिरर। तो बच्चों ये हो गया कॉन्केव मिरर। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ध्यान में रखने हैं, और हो सके तो याद ही कर लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है बनेगी, और कैसी बनेगी, उसकी कैसी नेचर है। ओके, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड डिवाइस। फिर दोबारा, इमेज फॉर्म्ड इज एंड, तो सब में देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रही है, पर एनलार्ज्ड बन रही है। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बनी, सेम साइड बनी, पर यहाँ छोटी बनी है। ओके, अब ये देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी है, पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड डिवाइस, बिटवीन फोकस एंड डिवाइस। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट फोकस एंड डिवाइस पे नहीं है, इसमें तो ऑब्जेक्ट यहाँ है। ओके, इसमें भी है ऑब्जेक्ट फोकस एंड डिवाइस पे, तो ये हमने कर ही लिया कॉन्केव मिरर, पर वो इमेज पीछे बनती है। इधर ऑब्जेक्ट फोकस एंड डिवाइस पर है, और कैसी बनी है, एनलार्ज, और किधर बनी है, जिधर ऑब्जेक्ट है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये एफ वाला डायग्राम। सेकंड का आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, image formed is diminished and between focus and optical center of the same। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, देखो ऑब्जेक्ट प्ले बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, मतलब ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज कहाँ बनी, ये सेम साइड बनी, डिमिनिश्ड बनी। तो इट कैन बी, दोबारा देख ले, इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो भी है ऑन द सेम साइड। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी ना, देखो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। तो ये डिवाइस क्या, कॉनकेव लेंस। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार इसलिए कराए जाते हैं, आपको याद हो जाए सब कुछ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल लिखा है तो मतलब एक चीज का मिरर है, ऊपर ऑप्टिकल सेंटर लिखा था तो लेंस है, वो तो क्लियर है। तो इंफिनिटी एंड डिवाइस, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखते हैं मिरर को, देखते हैं। तो एक तो ये है बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस इधर तो नहीं है, तो इधर एक ये है। अब बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पीछे बनी, डिमिनिश्ड बनी, है ना। तो
इमेज फॉर्म्ड डिमनी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल एंड फोकस भी है, देख लो कहाँ बनी, पोल और फोकस के बीच में ए डैश बी डैश इमेज बनी ना। तो आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये आपको ओके ठीक है, रे डायग्राम देखते रहोगे याद हो जाए। व्हेन व्हाई डज द लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए रेक्टेंगुलर स्लैब इमर्ज इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब वो पैरेलल हो जाती है ना, आपको मालूम है ना कि कोई भी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, हम क्या मानते हैं जनरली, हम ये मानते हैं ये कोई ग्लास स्लैब है और ये किस, अगर हमने हमारी टेबल के ऊपर ग्लास स्लैब पड़ा है, ऐसा आपके स्कूल की लाइब्रेरी लैब में, फिजिक्स लैब में ऐसा स्लैब पड़ा है, तो ये किस में इमर्ज्ड है, इसके आसपास क्या है, तो यहाँ पे वो इन जनरल रूम में पड़ा है, तो क्या है इसके आसपास चारों तरफ क्या है, एयर है, एयर है ना, तो यहाँ पे इमर्ज्ड है एयर में। अगर इसकी जगह पे हम पानी के अंदर रख दें स्लैब को तो भी बात वही है, कुछ उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो वो ये मतलब है इमर्स का। तो कह रहा है किसी मीडियम में स्लैब पड़ा हुआ है तो क्या होता है देखो, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इमर्स्ड इन एनी मीडियम लिखा। तो ये कोई है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट होगी, अगर ये एयर है और ये ग्लास है, ये क्या है मीडियम, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से ऐसे चली जाती है जाती है। तो कह रहा है व्हाई डज लाइट रे इंसिडेंट ऑन इमर्ज्ड इन ए मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट। जो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती है, पैरेलल होती है। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, डायग्राम आपने बता दिया, तो आप क्या कहोगे इसमें, आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप लिखोगे ये एंगल आई है, ये एंगल आर है ना। अब जब ये एंगल आर है तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये ऐसे है तो ये क्या एंगल होगा, ये भी एंगल आर होगा। और तो क्या होता है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होगा। अब ठीक है, और म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ जी ए, ऐसे भी होता है, इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, यही होता है, ये आर है ये आई है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। A pencil when dipped in water in a glass appears to be bent at the interface. Will the pencil appears to bend to the same if instead of water use no? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, वेलोसिटी जो है नई मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, सो इसको आप लिख सकते हो बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, सो रिफ्रैक्ट एंगल mu is different, refractive index is different, so angle r, angle of refraction is different, so it will not be the same, it may bend less or more depending upon the medium. How is the refractive index related to the speed of light? तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका मीडियम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन दी मीडियम। अगर ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो स्पीड ऑफ एयर, सो तो आपको बताया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6, ठीक है। रिफ्रैक्टिव अब इंपॉर्टेंट होता है कैसे लिखना है, रिफ्रैक्टिव डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास is equal to 1.6 and absolute refractive index of glass, absolute refractive index of glass
अब बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है? इसको हम एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया हुआ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। हम वैक्यूम होता है पर हम एयर भी मान लेते हैं, ठीक है ना, ये होता है। तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे म्यू से लिखते हैं, पर हम चलो ऐसे भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1.5। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। आपको क्या निकालना है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड, मतलब रिफ्रैक्टिव डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये निकालना, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये। तो इसको कैसे करोगे आप? सो बच्चों ये होगा आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर इसको हम वेलोसिटी के टर्म में करें तो कैसे होता है? इज इक्वल टू वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है। और ये क्या होगा? इज इक्वल टू 1.6। म्यू जी ए क्या होगा? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5। और ये क्या है? म्यू डी ए, ये आपको निकालना है। ये क्या है? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, ये आपको निकालना है ना। वेलोसिटी के टर्म में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो आपको सी ए अपॉन सी डी निकालना है मोटा मोटा। तो बच्चों क्या होगा? बस बाकी तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का खेल है। आपको क्या निकालना है? आपको म्यू डी ए निकालना है, मतलब सी ए अपॉन सी डी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? सी ए अपॉन, मैं इसको सी जी से डिवाइड कर देता हूँ और सी जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सी ए अपॉन सी डी इंटू सी जी से डिवाइड कर देता हूँ, सी जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी जी अपॉन सी डी। अब बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सी ए अपॉन सी जी इंटू सी जी अपॉन सी डी। कुछ नहीं किया मैंने, एक्सचेंज कर दिया। अब सी ए अपॉन सी जी आपको मालूम है, सी ए अपॉन सी जी क्या है? ये 1.5 है। और सी जी अपॉन सी डी क्या है? इंटू 1.6 है। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? 2.4। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 2.4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये करने का तरीका मैथमेटिक्स का खेल है और कुछ नहीं है। इसका आंसर है 2.4। यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन, बेसिकली आपको क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी की टर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आप लोगों को उसके लिए लिख देता हूँ समझने के लिए। सी जी क्या है? सी जी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, कौन से मीडियम में? इन ग्लास। सी डी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम? डायमंड। और क्या है इसमें? सी ए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिखो या वैक्यूम लिखो, मीनिंग इज सेम, ठीक है बच्चों। इन एयर लिखो, वैक्यूम लिखो,
एयर और वैक्यूम मैंने आपको बताया था, सेम ही मानते हैं। ओके, सी ए, ठीक है, यही है सी जी सी ए सी डी। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। ओके, अब ये थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहीं पे आपको लिखूंगा। अब ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या हमको दिया हुआ है ये देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये 25th क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो f इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। कैन प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। ठीक है, मैग्नीफाइड वर्चुअल भी बना सकती है एज वेल एज। इफ यस, वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस। देखो, अब आपको ये इसको रे डायग्राम से रिप्लाई करना है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कैन प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज, दोनों तरह की इमेज। कैसी? मैग्नीफाइड। तो आप कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम देखो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम देखो। कॉन्वेक्स ये कॉन्वेक्स लेंस में आप देखो, वर्चुअल और मैग्नीफाइड दोनों। वर्चुअल में ये तो रियल में मैग्नीफाइड है। देखो डी डायग्राम में, इसमें क्या है, रियल इमेज है और मैग्नीफाइड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का प्लेस है बिटवीन एफ एंड 2f, और वर्चुअल में मैग्नीफाइड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, है ना। तो ये आपका आंसर है। कौन सी फिगर? डी एंड एफ वाली फिगर। एक में आपका ऑब्जेक्ट एफ एंड 2f, और दूसरे में ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, वर्चुअल में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? यस हो सकता है। वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो वर्चुअल इमेज कब आएगी? तो फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस, एफ फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। और फॉर रियल, रियल मैग्नीफाइड तो है ही है, मैग्नीफाइड तो मान ही रहे हैं। रियल इमेज कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन, टू बी प्लेस्ड बिटवीन, बाकी अब लिख लेना, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक। ये आपका हो गया आंसर 25th का। अब बच्चों 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कहता है, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। 26 में क्या, Sudha finds out that the sharp image of the window pane of a science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens। मतलब कोई शार्प इमेज ऑफ द विंडो पैन ऑफ अ साइंस लेबोरेटरी वो फॉर्म हो रही है 15 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस, कोई लेंस है उससे, ठीक है। सो शी नाउ, अब वो क्या करती है, शी नाउ ट्राइज टू फोकस दी बिल्डिंग विजिबल टू हर आउट। कोई एक बिल्डिंग है बाहर है, विंडो के बाहर है, उसको फोकस करती है ना। लेंस वही जहां था वही है, लेंस जहां था वहीं रखे, विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस। इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग। अब उसको शार्प इमेज बिल्डिंग की लेनी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी बतानी है अप्रोक्सीमेट। सो द फाइंड द शार्प इमेज ऑफ अ, अब इमेज कहाँ बन रही है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बच्चों क्या है, पहले तो कोई कैसा लेंस है, अब आप बताओ कैसा लेंस हो सकता है, उसको इमेज चाहिए तो लेंस कौन सा होगा, लेंस के बारे में नहीं दिया हुआ। तो शार्प इमेज लेंस की कब बनती है, साइंस लेबोरेटरी में क्या है, साइंस लेबोरेटरी में वो खड़ी है और उसके पास लेंस है एक, और साइंस लेबोरेटरी की विंडो है, मतलब पास में ही है विंडो पैन। तो बच्चों इसमें आपको पहले तो ये देखना है लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है। तो आप डायग्राम देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, पहले तो हम कॉनकेव लेंस देखते हैं। देखो कॉनकेव लेंस में ये इमेज बनती है, ठीक है, कॉनकेव लेंस में ये इमेज बनती है, कौन सी वाली, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पास में बन गई, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कौन सी बनती है, एक तो पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज एक ये बनती है एफ वाले केस में, है ना, और कौन सी है, और आपको दूर जो है ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग का और दूसरी बिल्डिंग बिना लेंस को वहीं रख के दूर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी देखनी है, दूर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज भी आपको उस लेंस से लेनी है। तो दूर ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, दूर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमें नहीं पता वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो अब बताओ दूर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे आएगी, दूर ऑब्जेक्ट की इमेज कोई पता नहीं कितनी दूर है, तो आपके पास कौन सा होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये सोचने की बात है। तो बच्चों देखो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, दूर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है ना, कहाँ बनती है, जिधर लेंस होता है, बी डायग्राम में देखो, ठीक है। अब आपको स्क्रीन रखनी है, अब आपको स्क्रीन से इमेज देखनी है, तो आप पहले तो बताओ, और अगर कॉन्वेक्स लेंस हो तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो आप उसकी इमेज कैसे लोगे, आपको रियल इमेज चाहिए, स्क्रीन पे इमेज कैसी चाहिए होती है, रियल इमेज चाहिए होती है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे करो, इसको तो sharp image of the window pane offers in formed at a distance of 15 centimeter from lens। तो बच्चों इसको 26 को बी क्या है, अच्छा बी इज 15 सेंटीमीटर। अब अच्छा हाँ हमने ये तो डिसाइड ही नहीं किया लेंस कौन सा होगा, तो कुछ पॉज करके सोचो। तो इसका मतलब है इमेज बन रही है, शार्प इमेज बन रही है, तो और हमको स्क्रीन पे लेनी है, स्क्रीन पे इमेज कौन सी आती है, रियल इमेज आती है, हमेशा स्क्रीन पे रियल इमेज आती है ना, वर्चुअल तो नहीं आती स्क्रीन पे, मैंने आपको बताया रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे आती है। तो आपका लेंस कौन सा होगा, आपका लेंस कौन सा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये होगा, रियल इमेज बन रही है ना, कॉनकेव लेंस में बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस में दोबारा देखो, कॉन्वेक्स में लेंस में रियल इमेज नहीं बनती है,
कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज तो किसी किसी फिक्स पोजीशन में बनती है, तो हमारा लेंस क्या होगा, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे लेंस है कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस है। अब उसने जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से अब वो स्क्रीन आपको अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल शी मूव द स्क्रीन। अब वो स्क्रीन को किधर मूव करेगी, डिस्टर्ब लेंस को नहीं डिस्टर्ब करना, और अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लेंस भी बतानी है। तो अब आप बताओ कॉनकेव लेंस से क्या समझे। विदाउट लेंस यही है। अब वो इमेज, पहले इमेज बनी कहाँ बनी, 15 सेंटीमीटर पे, तो क्या होगा, फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेट क्या होगी, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ क्या होगी, 15 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा होगी। 15 सेंटीमीटर से ये फोकस एंड इसके बीच में बनती है ना, और दूर है तो भी, तो स्क्रीन को कहाँ मूव करेगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट ले जाओगे इसको, इमेज कहाँ बनेगी। तो ये आपको थोड़ा सा बच्चों आप ऐसे करो, इसको ड्रॉ करो, मैं आपको सिंपल आंसर बता दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार ऑब्जेक्ट को आप पास लो, एक बार ऑब्जेक्ट को दूर लो, और आप तब ड्रॉ करो, तो आपको आंसर मिलेगा। नहीं तो हम बैठे हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। कॉन्केव लेंस लेके ड्रॉ करो, अप्रोक्सीमेट बताना है, न्यूमेरिकल तो करना नहीं है। ओके, अब 27th, हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस रिलेटेड। तो पावर, तो आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, फोकल लेंथ की मीटर होती है। यू आर प्रोवाइडेड टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, दो लेंसेज हैं 20 और 40 सेंटीमीटर। विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। विच लेंस यू, तो पावर क्या होता है, पावर इज पावर ऑफ ए लेंस defines convergence, degree of convergence, defines degree of convergence। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। अब आपको फोकल लेंथ दी है तो पावर किसकी ज्यादा होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होती है उतनी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि 1/f है ना। चलो हम निकालते हैं दोनों केस में। पावर इज इक्वल टू 1/20, 1/f है तो 1/20 होगा, ये सेंटीमीटर है। पावर के लिए हमेशा हमें मीटर में करना होता है, तो हम ऐसे करते हैं, पहले मीटर में बदल लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलते हैं तो ये क्या आएगा, 20/100 मीटर, मतलब 1/5 मीटर। और दूसरा क्या है, ये F1 हो गया, दूसरे F2 क्या है 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40/100 मीटर। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 2/5 मीटर। तो पावर क्या होती है, P1 इज इक्वल टू 1/F1 इज इक्वल टू 1/1/5, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 डायोप्टर। और ये P2 क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू हो गया 1/F2 इज इक्वल टू 1/2/5, ये हो गया 5/2, मतलब 2.5 डायोप्टर। तो किसकी पावर ज्यादा है, तो इससे क्या आएगा, पावर किसकी ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 ज्यादा है ना। सो तो विच लेंस यू विल यूज, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, लेंस वी विल यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी पावर ज्यादा है ना। तो ये हो गया। तो डायोप्टर पावर की यूनिट डायोप्टर कब होती है, जब फोकल लेंथ मीटर्स में होती है। ओके,
अब 28, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे will always be parallel to each other. Incident ray और reflected ray always parallel to each other हो, whatever may be the angle of incident. मतलब एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है, अब ये दो मिरर हैं, तो जो फाइनल जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. मतलब ऐसे आई और ऐसे गए. अंडर व्हाट कंडीशन टू प्लेन मिरर्स है, अगर एक होगा तो क्या होगा, हम एक, अगर एक प्लेन मिरर ऐसे है, एक तो ये है कि सिंगल प्लेन मिरर ऐसे है, ये लाइट परपेंडिकुलर गिर रही है तो वापस जाएगी, पर हम वो तो ऐसा नहीं कह रहा. मिरर कैसा हो सकता है, मिरर की पोजीशन ऐसी भी हो सकती है. अगर ऐसी है तो क्या होगा, देखो ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्ट हुई. अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो लाइट आई ये रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाए, ये ऐसे आई, अब ये ऐसे हो जाए, यही तो है ना. मतलब ये इंसिडेंट ऐसे गई, अब ये तो यहाँ पे मिरर रखेंगे. अब मिरर कैसे रखेंगे, तो आपको मिरर ऐसे रखना पड़ेगा, ये मिरर है, दूसरा मिरर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, दूसरा मिरर आप ऐसे रखोगे, ये प्लेन मिरर, तो ये नॉर्मल होगा, तो ये जो है ये एंगल इक्वल, ये तो दोनों एंगल ये कितने पे होगा, एट 90 डिग्री. तो दोनों का परपेंडिकुलर टू ईच अदर. रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है. परपेंडिकुलर टू, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर to each other. Okay. Draw a ray diagram showing the path rays of light when it enters obliquely. हाँ, तो ये आप कर सकते हो फ्रॉम एयर टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना. आप ड्रॉ कर सकते हो एयर टू वाटर, जैसे ये जैसे स्लैब था आपका वैसे ही ड्रॉ करना है. ये आपका कोई, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और आपको ड्रॉ करना है एयर टू वाटर. तो इसके बाहर एयर है, ये यहाँ पे एयर है, एयर टू वाटर मीन्स ऐसे लाइट आई ओब्लिकली, ये नॉर्मल है ना. तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे. फिर यहाँ पे वही स्लैब वाला, फिर यहाँ पे आ गया, है ना. ये फिर एयर है, यहाँ पे बेंड हो गया अवे फ्रॉम. तो जो ग्लास स्लैब वाला है वो सेम. तो इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट आर पैरेलल टू ईच अदर. ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट है, ये इमर्जेंट है, इमर्जेंट रे है, और इंसिडेंट रे है ये वाली, दिस इज इंसिडेंट रे. तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो आप ऐसे आप ड्रॉ कर लेना. ये आपका आ गया, ठीक है बच्चों. तो आप लोग पढ़ते रहो, और इसके साथ ये न्यूमेरिकल्स लाइट ऑप्टिकल के, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कंप्लीट हुए. फिर भी आपको कहीं कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लेना, ऐड गुरु में जाके स्टडी कॉर्नर में अपनी क्वेरी डाल देना, स्टडी कॉर्नर ऐड गुरु, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझा देंगे. ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ते रहो और खुश रहो. ओके, बाय.